दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम शुरू कर रहे हैं यूथ के साइंस सीरीज़ का तीसरा क्लास हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 150 तक डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में आपको पूरा यूथ का साइंस का पूरा फिजिक्स ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, मल्टीमीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं, थर्मोमीटर से तापमान मापते हैं, और मल्टीमीटर जो है इससे विद्युत धारा भी मापा जाता है, वोल्टेज भी मापा जाता है, प्रतिरोध भी मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप, सन मीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप से हम क्या करते हैं, सूर्य को देखने में इसका प्रयोग करते हैं। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। अमीटर, विभवमापी, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से हम क्या मापते हैं, विभवांतर को मापने हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि अमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, लैक्टोमीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, और एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर। और यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका टैकोमीटर। टैकोमीटर से क्या करते हैं, शाफ्ट का आवर्तन गति मापते हैं, जबकि स्पीडोमीटर से हम मोटर गाड़ियों की गति को मापते हैं। एनियोमीटर से वायु का वेग मापते हैं। क्रोनोमीटर जो है, क्रोनोमीटर से जलयान में सही समय का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर का प्रयोग जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर मूलतः क्या है। मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, अंशांकन उपकरण है, संकेतक उपकरण है। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मापन उपकरण है। विभवमापी एक मापन उपकरण है। यह न केवल विभवांतर मापने में प्रयोग किया जाता है, बल्कि इसका सहायता से अज्ञात यानी जिसके प्रतिरोध के बारे में हम नहीं जानते हैं, उस प्रतिरोध को तथा विद्युत धारा को भी मापा जाता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। वोल्टमीटर, ओम मीटर, एमीटर, वेव मीटर। आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा एमीटर। एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, और ओम मीटर से क्या मापते हैं, प्रतिरोध मापते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एमीटर को ऑप्शन है को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, उपरोक्त सभी। यानी इनमें से कौन सा सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी एमीटर को हम क्या करते हैं, परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होता है, यानी इसका निम्न प्रतिरोध होता है, निम्न प्रतिरोध, और कम विद्युत खींचता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। किसको मापने के लिए स्टैल्गोमीटर का उपयोग होता है। शुद्ध गतिक श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचकांक, प्रकाशित क्रियाकलाप। आपका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैल्गोमीटर का प्रयोग किया जाता है पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं, दिशा, गंध, दूरी, गति। इसका उपयोग जो है हम लोग गाड़ियों में
दूरी मापने में करते हैं, जबकि स्पीडोमीटर का उपयोग क्या करते हैं, गति मापने में हम लोग स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, एक क्षेत्र मीटर यानी एरिया मीटर है? वेंचुरी मीटर, पिटोट ट्यूब, रोटामीटर, तप्त तार पवन वेग मापी। आपका सही आंसर हो जाएगा पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब से हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्र मीटर के रूप में प्रयोग करते हैं। पिटोट ट्यूब का प्रयोग क्षेत्र मीटर के रूप में प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। टैकोमीटर डैश का मापन करता है, टैकोमीटर डैश का मापन करता है। ऑप्शन है मिश्र धातु का संघटन, द्रव के प्रवाह की दर, तापमान, गति पालक चक्र यानी फ्लाईव्हील की घूर्णात्मक चाल। आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गति पालक चक्र। फ्लाईव्हील का घूर्णात्मक चाल मापने में हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, अभी हम लोग जाने। टैकोमीटर का प्रयोग आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी चक्कर प्रति मिनट, आरपीएम। अब कोई भी नाचने वाली चीज़ जैसे पंखा भी अगर खरीदते हैं तो पंखा पर आरपीएम दिया गया रहता है कि 2400 आरपीएम यानी 2400 आरपीएम, ऐसे ही कुछ लिखा रहता है। आरपीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा रोटेशन पर मिनट। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। मल्टीमीटर में क्या होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है, करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर करंट मीटर और ओम मीटर। आपको यहाँ पर आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था मल्टीमीटर में क्या होता है, तो उसमें वोल्टेज भी मापा जाता है, विद्युत धारा भी मापा जाता है और प्रतिरोध भी मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। आपका ऑप्शन है इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, इससे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। 8-9 की तीव्रता वाला भूकंप जो है हल्का भूकंप नहीं, ये बहुत ज़्यादा क्षति करने वाला भूकंप होता है। जबकि ये यहाँ पे सही है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, इसे विद्युत मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है आर्द्रता मापी, हिप्सोमीटर, हाइड्रोमीटर, फैदोमीटर। आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थ यानी द्रव की आर्द्रता मापने, द्रव की घनत्व मापने में हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का। जबकि आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने में किया जाता है, जबकि घनत्व मापने में हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेजर, सोनार, रडार, स्कूबा। आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाते हैं सोनार के द्वारा। जबकि लेजर जो होता है, लेजर की खोज किसने की थी, लेजर की खोज की थी टी.एस. मेमन ने 1960 में किया था। इसका उपयोग हम लोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने और काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने इत्यादि में किया जाता है, किसका, लेजर का। और यहाँ पे हम लोग बात करें रडार का, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, RADAR। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, तो वायुयान का दिशा और ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है रडार के द्वारा। और स्कूबा की बात करें तो इसका उपयोग जो है गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रकाश की गहराई, पानी की गहराई, मछलियों की सघनता, समुद्री वनस्पति की सघनता। आपके यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानी की गहराई मापने के लिए हम लोग जहाज़ में इकोलोकेशन का प्रयोग करते हैं, इकोलोकेशन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी थे। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर। आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि हाइड्रोमीटर से हम लोग द्रव का घनत्व मापते हैं, द्रव का घनत्व मापते हैं।
बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। और थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं? ताप मापते हैं। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर, पेडोमीटर। आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? दूरी को मापते हैं। ओडोमीटर से दूरी को मापते हैं। जबकि टैकोमीटर से क्या किया जाता है? तो टैकोमीटर से वायुयान की गति को मापा जाता है। स्पीडोमीटर से वाहन का चाल मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है वायु प्रतिरोध, विभवांतर, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा। आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विभवांतर। विभवांतर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग विभवांतर मापते हैं। जबकि विद्युत धारा मापने के लिए ई मीटर का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए हम लोग ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, या फिर धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर का हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं? तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तभी हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था कि ओडोमीटर जो है दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में। जबकि टैकोमीटर से हम लोग वायुयान का गति मापते हैं। स्पीडोमीटर से वाहन का गति मापते हैं। और एक्सेलेरोमीटर से त्वरण मापने में प्रयोग किया जाता है। एक्सेलेरोमीटर का प्रयोग किस चीज़ में आप करते हैं? त्वरण मापने में। चलिए अगला क्वेश्चन में लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, डैश वाहन की गति जानने में मदद करती है? डैश वाहन की गति जानने में मदद करती है। ऑप्शन है स्पीडोमीटर, वेलोमीटर, वोल्टोमीटर, लैक्टोमीटर। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्पीडोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? वाहन की गति को मापते हैं। जबकि लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है? कंपन, रडार, आवृत्ति, सोनार। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार। सोनार का प्रयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में प्रश्रव्य तरंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सोनार का विस्तृत रूप क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार, SONAR। सोनार का क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभवमापी, वोल्टमीटर। आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से हम लोग विभवांतर मापते हैं। एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा मापते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले संबंधित है। यहाँ पे आमीटर का संबंध विद्युत धारा से जो है वही ओम मीटर का संबंध किस चीज़ से होगा, यही पूछ रहा है। तो आमीटर का संबंध यदि विद्युत धारा से है तो ओम मीटर का किस चीज़ से हो जाएगा? प्रतिरोध से हो जाएगा। प्रतिरोध से ओम मीटर का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? हवा का वेग मापते हैं। जबकि लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं। थर्मामीटर से ताप मापते हैं। स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहन का चाल मापते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है?
आपका ऑप्शन है ईंधन, गंध, दूरी, चाल। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं, जबकि चाल किस चीज़ से मापते हैं? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? चाल मापते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? संवेग, काड़े, विस्थापन, बल। अब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काड़े। काड़े में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, जबकि संवेग, विस्थापन और बल जो है इन सारे में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। अतः ये तीनों जो हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये तीनों जो है ये सदिश राशि हैं, जबकि काड़े क्या है? एक अदिश राशि है। काड़े एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से चली हुई गोली, गतिशील पत्थर, उठाया हुआ हथौड़ा। देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है W=F(s cos थीटा), F(s cos थीटा), जहाँ F मतलब बल, S मतलब विस्थापन और cos थीटा का मान बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि बंदूक से जो गोली चलेगी वो सबसे ज़्यादा विस्थापित होगी, यानी सबसे ज़्यादा विस्थापन, सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ये विस्थापन जितना ज़्यादा होगा वर्क उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बंदूक से चली हुई गोली जो होगी वो निम्न में से सबसे अधिक काम करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 132 है कि काड़े में डैश होता है। अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था कि काड़े में दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, इसलिए ये अदिश राशि है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो हम लोगों ने जाना था कि W क्या होता है? F(s cos थीटा) होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20 जूल कार्य करता है, यानी वर्क कर दिया 20 जूल, और फोर्स कितना है यानी बल कितना है? 20 न्यूटन, विस्थापित होता है 2 मीटर और cos थीटा का मान हमको निकालना है। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 1/2, 1/2 = cos थीटा। तो cos थीटा के किस मान के लिए 1/2 जो है मान होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य W क्या होता है? W F(s cos थीटा) होता है। कार्य पूछ रहा है यानी W पूछ रहा है, वो 12 kg का सामान उठाता है। 12 kg, तो 12 kg होता है, 12 kg है, तो इसको हम लोग को भार में बदलना होगा। तो 12 और जी का मान दिया हुआ है, जैसे F क्या होता है? F ma भी होता है और mg भी होता है, क्योंकि g भी क्या है? एक त्वरण ही है, गुरुत्वीय त्वरण, और a क्या है? एक त्वरण है। तो यहाँ पे f हमको निकालने के लिए m और g का यूज करना होगा। तो 12 × 10 ये आपका f निकल गया, और इंटू गुने यहाँ पे आपका दिए हुआ है कितना विस्थापित होता है? 1.5 मीटर। तो 12 × 10 120, और 1.5 से गुना हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, यानी 180 जूल। वर्क कितना हुआ हमारा? 180 जूल हुआ। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या है? तो W Fs लगाएंगे। जब कोण की बात ना हो तो हम कोण का यूज नहीं करेंगे, यानी cos थीटा का यूज नहीं करेंगे। तो W Fs, W आपका यहाँ दिया गया है कि 20,000 और F निकालना है आपका, और S दिया गया है 4000। 0 से 3 0 कैंसिल, 4 से 5 बार कैंसिल, यानी आपका बल कितना निकल गया? 5 न्यूटन निकल गया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में, इसे केंद्र पर रखने में, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने में। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे में आपका फॉर्मूला होता है W=2 क्या होता है, Fs होता है। तो विस्थापन जो हो रहा है वो ऊपर की ओर हो रहा है। इसका मतलब है क्या कि ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। फॉर्मूला क्या होता है, W=Fs होता है। तो W आपका निकालना है। F दे दिए हुआ है, 1 kg दिए हुआ है, और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब हम लोग कार्य करेंगे यानी ऊपर उठा रहे हैं, तो यहाँ पे जब माइनस में जब ऑप्शन दे दे और ऊपर उठाने की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का मान जो है जी का मान माइनस में लेंगे। तो ये F निकलेगा आपका, यानी F= क्या होता है, M A होता है। तो M आपका हो गया 1 A, मतलब A को हम त्वरण कहते हैं और G जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो mg भी हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। F= क्या होता है, mg भी होता है। तो g का मान यहाँ पे क्या हो गया, -9.5, और गुने कितना हो जाएगा 10, यानी आपका -95 जूल हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। तो W= क्या होता है, Fs होता है। W=Fs होता है। तो F आपका दे दिया 20 kg। यहाँ पे फिर से हमको लगाना होगा, F= क्या लगाना होगा, mg लगाना होगा। तो 20 kg दे दिया और g का मान 10, ये F निकल गया यानी बल निकल गया, और आपका विस्थापित कितना हुआ है 2 मीटर। तो 10 दूना 20 और 20 से 400, यानी 400 जूल जो है आपका कार्य हुआ। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी। तो W= क्या होता है, Fs cos होता है। लेकिन यहाँ पे कोण की बात नहीं है, तो W= क्या होगा, Fs होगा। तो F दे दिया आपका कितना, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इंटू विस्थापन दे दिया आपका 1 मीटर, यानी आपका हो जाएगा कितना, 1 जूल हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो ये खड़ा है, सर पे रख के खड़ा है, सर पे रख के, ये एक प्लेटफॉर्म पर एक यात्री सर पे रख के खड़ा है। W= क्या होता है, Fs होता है। तो 10 kg, F का मान क्या हो जाएगा 10 गुने, यहाँ पे हम लोग g का मान नहीं दिया है तो हम लोग ले सकते हैं 10 ले लेते हैं, और S यानी विस्थापन, तो ये तो खड़ा है, ये कुछ विस्थापित नहीं कर रहा है, यानी विस्थापन इसका कितना है 0। तो 0 से किसी चीज़ में जब हम गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑप्शन क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 0 जूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में यानी क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर वस्तु की गति 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य जो होगा वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो हाफ m का मान दिया है 4, v² क्या हो जाएगा आपका 10 × 10 100 हो जाएगा, माइनस हाफ m दे दिए हुआ है 4, और आपका 5 × 5 25 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 25 दूना आपका 50 हो जाएगा, और 2 से 2 ये 200 हो जाएगा, यानी 200 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा
150 जूल। आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वस्तु की गति 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए उसमें जो किया गया कार्य होगा क्या होगा? वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यूज करेंगे, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, और उसका अंतर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य के बराबर होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? तो W क्या होता है? Fs होता है। तो आपका F क्या और F क्या होता है? F = mg होता है। F = mg होता है। यहाँ से F निकालेंगे तो F का क्या हो जाएगा? m मतलब 0.1 इंटू जी का मान दिया हुआ है 9.8। यहाँ पे प्लस में 9.8 इसलिए होगा क्योंकि गेंद जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध नहीं, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस में होगा 9.8 और इंटू एस कितना है? 2 मीटर है। तो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा 9.8 में 0.1 से, तो 0.98 और इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1.96 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1.96। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है कार्य का? W क्या होता है? Fs होता है। अब यदि विस्थापन अगर शून्य होगा तभी ये कार्य शून्य होगा, या फिर बल अगर शून्य हो तभी ये कार्य शून्य हो। लेकिन बल के बिना विस्थापन नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन अगर शून्य है तो क्या होगा? कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि विस्थापन यदि शून्य हो तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो आपका W क्या हो जाएगा? Fs हो जाएगा। तो F आपका दे दिया हुआ है 120 न्यूटन, 120 न्यूटन, और S यानी विस्थापन कितना दे दिया हुआ है? 2 मीटर। तो आपका कार्य कितना हो जाएगा? 120 इंटू 2 240 जूल। नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P = क्या होता है? पावर = यानी शक्ति = कार्य बटा समय, वर्क अपॉन टाइम होता है। जबकि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो फिर जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्योंकि जब W = Fs यानी जब कार्य प्लस कर रहा है यानी धनात्मक है तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और जब कोई कार्य कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है? कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुल्ली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि कपिल जो है कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है, यानी इसमें विस्थापन जो है W क्या होता है? Fs होता है। तो यानी विस्थापन जो है शून्य हो रहा है, इसका विस्थापन शून्य है, ये खड़ा है सिर्फ, विस्थापन शून्य है, इसमें कार्य नहीं हो रहा है। जबकि सचिन 4 किलोमीटर चलता है, इसमें कुछ विस्थापन हो रहा है, कुली में कुछ विस्थापन हो रहा है, और अरुण क्रिकेट खेल रहा है तो इसमें भी कुछ विस्थापन हो रहा है, जबकि कुछ ऑप्शन नंबर ए में विस्थापन नहीं हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इसमें कार्य नहीं किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत हो, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो। W क्या होता है? Fs होता है। Fs cos थीटा होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो विस्थापन बल की दिशा में हो, जब विस्थापन बल के दिशा में ही होगा तो कार्य धनात्मक होगा। विस्थापन बल के लंबवत हो, यानी अगर हम बल नीचे की तरफ लगाएं और विस्थापन इस साइड में हो तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और cos 90 का मान कितना होता है? शून्य होता है। अतः यहाँ पे वर्क जो है यानी कार्य जो है शून्य हो जाएगा।
आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है। तो कोई विस्थापन अगर नहीं होगा तो काम क्या हो जाएगा, यानी कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन बल के विपरीत दिशा में, यानी जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा, बल अगर इस बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि यहाँ पे धनात्मक कार्य हो रहा है, जो बल विस्थापन जो है बल की दिशा में होता है। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में वो देखें तो यहाँ पे विस्थापन शून्य हो रहा है क्योंकि ये असफल हो जा रही है दीवार को धक्का देने में। श्रुति कुर्सी पर बैठी है, यहाँ इसका भी विस्थापन शून्य है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, यहाँ पे कुछ न कुछ विस्थापन होगा और पुस्तक द्वारा उसके सर पर कुछ न कुछ बल लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्य हो रहा है। और ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, यानी पुस्तक पढ़ रहा है, तो सिर्फ पढ़ रहा है, इसमें भी विस्थापन शून्य होगा। अतः ऑप्शन नंबर ए, सी और डी जो है इसमें विस्थापन शून्य के कारण इस सब में कार्य जो है शून्य हो जा रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर बी है, पिंकी समतल सड़क पर चल रही है, तो इसमें कुछ न कुछ विस्थापन हो रहा है जिससे कार्य हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। तो कार्य शून्य होने की स्थिति में W क्या होता है, W F/S cos थीटा होता है। तो cos थीटा शून्य कब होता है, जब बल और विस्थापन 90 डिग्री पर हो, यानी एक दूसरे के लंबवत हो। तो 90 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।